सीएम धामी ने किया साफ, कहा 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लागू नहीं होगा नकल रोधी कानून। तेरह 1357 गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था शुरू, सीएम धामी ने किया 6 नए थानों और 20 चौकियों का शुभारंभ। उत्तराखंड में 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर ब्रेक, केंद्र सरकार ने लगाई रोक। हरिद्वार में ओम अल्लाह विवाद पर संतों की प्रतिक्रिया, कहा मुस्लिम अल्लाह की जगह ओम का उच्चारण करने के लिए स्वतंत्र। उत्तराखंड में 3 आईएएस समेत 7 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल, रविनाथ रमन बने सचिव राज्यपाल। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच सर्द हवाओं से लौटी ठंड, आने वाले दिनों में भी रहेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कंवर ने बताया कि बेरोजगार संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी देहरादून द्वारा संपूर्ण देहरादून जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस व प्रशासन द्वारा कई बार समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं, 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। और धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है और उसकी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सभी जो जिनकी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुन लीजिए पूरी बात, जितने भी संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर हुई, जो पूरी अर्हता रखते हैं, पूरी चयन प्रक्रिया के अनुसार जिनकी नियुक्ति हुई, उनको 7वें वेतन आयोग का भी लाभ दिया जा रहा है। जो वेतन समिति ने जो संस्तुति की थी उसी के आधार के ऊपर मुख्य सचिव की समिति ने संस्तुति की। इस पे राज्य सरकार के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा, लेकिन जो संविदा कर्मी इस प्रकार से नियुक्त हुए हैं उन लोगों को इसका लाभ मिले। एक्सरे टेक्नीशियन और एक्सरे लैब टेक्नीशियंस के लिए भी अब परिषद का गठन किया गया। ये भी अपने आप में काफी दिनों से प्रशिक्षित इसकी प्रतीक्षा थी। इसमें आपको डिटेल हम ये दे देंगे। एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह के लिए परिषद का गठन हुआ हो रहा है। यह है उत्तर प्रदेश राज्य सेहत तथा स्वास्थ्य देखरेख, इसमें परिषद का विशेष रूप से गठन हुआ है।
उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग समूह का और खा सेवा नियमावली में भी अभी तक प्रोन्नति और स्थायीकरण पदों की संख्या एवं वेतनमान के संबंध में एक नियमावली बनाई गई है, उसी में संशोधन किया गया, जिसका भी डिटेल हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जनपद मथुरा के अंतर्गत गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम बाईं तरफ वासुदेव पाटिका में विकसित किए जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि को पर्यटन विभाग के निर्वर्तन पर निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में इसमें खासतौर से वृक्षारोपण और के लिए निःशुल्क भूमि सिंचाई विभाग की है, उनको दी जा रही है। इसमें जो स्थल आते हैं वो जनपद मथुरा में वृंदावन, गोकुल, महावन, बलदेव, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात स्थल है। यहाँ देश विदेश के लाखों पर्यटक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ पर जो सिंचाई विभाग की भूमि है उसमें खासतौर से उसको ब्यूटिफाई करने के लिए उसको निःशुल्क ट्रांसफर किया गया। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें निर्माण में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों के साथ जो धनराशि स्वीकृत की है 238 करोड़ रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें 18 महीने का समय दिया गया है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। ये पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के संबंध में ये इसमें 1000 एकड़ भूमि की जरूरत है। ये खास तौर से टेक्सटाइल पार्क के लिए ये व्यवस्था की गई। इसमें भारत सरकार के सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे। यह उक्त भूमि में हरदोई जनपद की 259.0 एकड़ तथा लखनऊ जनपद की 903.7 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ भूमि में से 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को हस्तांतरित अधिग्रहण किया जाएगा। जी जी, हरदोई की सीमा बता दी, हरदोई में जो रकबा पड़ता है वो भी बता दिया और जो रकबा पड़ता है लखनऊ में उसको बता दिया गया। ये सिंचाई विभाग की भूमि घाटा संख्या ये भी औपचारिक है। संख्या 396 रकबा 0.056 1 हेक्टेयर ग्राम लहुरी मऊ कासिमपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर स्थापित राजकीय नलकूप संख्या 46 जीजी की भूमि ने हवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को सशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये अपने आप में उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार सर्किल रेट के 4 गुना यानी 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आधार पर कुल धनराशि 26,88,000 का भुगतान किया जाएगा। इसमें ये भूमि अपने विभागीय कार्य के लिए उन्होंने ली है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में काश्तकारों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से रेट्स का रिवीजन हुआ है आपसी सहमति से, तो 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण जो है वो 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि क्रय किया जाएगा। यह यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण का है। हमारे विभाग में अंतिम यह है कि राज्यपाल का महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। आर्टिकल 176(1) में ये प्रोविजन है कि जब कैलेंडर ईयर का पहला सत्र माननीय राज्यपाल जी संबोधित करेंगी तो उसमें पहले दिन उन्हीं के संबोधन से शुरू होगा। इसलिए 20 तारीख को महामहिम श्री राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में
जिसमें विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य होंगे, उसमें उनका अभिभाषण होगा। और माननीय हमारे एक विधायक जी का मृत्यु हो गई थी, उनका जो निधन का निर्देश है वो दूसरे दिन आएगा। बजट तो बाद में आएगा जी। बजट की तारीख महामहिम राज्यपाल जी के वहां से आती है। ये बात इसलिए बता दी गई क्योंकि लोग पूछते हैं कि चूंकि माननीय सिटिंग एमएलए का डेथ हुई है, और इसलिए परंपरा हाउस की रही है कि जब पहला दिन हाउस में होता है इस प्रकार की बैठक में, तो पहले दिन हम माननीय विधायक के निधन पर पूरे दिन के लिए उसको स्थगित करते हैं। तो कई तरीके की बातें इसमें होती हैं, लेकिन प्रोविजन यह है कि जब आर्टिकल 176(1) में जब हम पहली बार इस प्रकार का सत्र आहूत करते हैं, तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से ही वो सत्र प्रारंभ होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसलिए उनका जो निधन का निर्देश है वो दूसरे दिन रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम इसकी जानकारी करके आपको अवगत करा देंगे। हमें समय मेरी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, और आधी अधूरी जानकारी देना भी ठीक नहीं। और यहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद आपको बता दें कि प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और 20 फरवरी से आपको बता दें कि यूपी के बजट सत्र की शुरुआत होगी, और उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से शुरू की जाएगी, और उसके बाद जो दिवंगत विधायक जो लोग इस वक्त मौजूद नहीं हमारे साथ, उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही साथ उनसे मीडिया ने सवाल भी पूछा था कानपुर देहात की खबर को लेकर ही। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक खबर बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कानपुर देहात मामले पर बयान सामने आया है। कानपुर देहात की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कानपुर देहात की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी की झोपड़ी जलाने का अधिकार नहीं। ब्रजेश पाठक का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि किसी की झोपड़ी जलाने का किसी को अधिकार नहीं। जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान जारी किया गया है। और बता दें कि यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। यूपी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी की कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सीएम आवास पर हो रही थी बैठक। योगी की कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें कैबिनेट से जुड़ी जानकारी उन्होंने। बागेश्वर जिले के जिला कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में 32 जन समस्याएं दर्ज की गई। जनता दरबार में आए फरियादियों की अधिकतम समस्याएं पीडब्ल्यूडी विभाग की रहीं। बागेश्वर जिले में लंबे समय से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली सवालों में रही है। फरियादियों का कहना है कि सरकार द्वारा जिन सड़कों को बनाने की स्वीकृति मिली है और निर्माणाधीन सड़कों का कार्य कक्षुआ गति से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को खाली खोद दिया गया। अधिकतर कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग का बागेश्वर जिले में आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों का पीडब्ल्यूडी विभाग से मोह भंग होना शुरू हो गया है। वहीं जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर चिंता जताई है।
हमारी समस्या है रोड की। जो रोड हमारी 6 साल पहले ग्राम पंचायत चचे के लिए कट चुकी है, वो खाली रोड मशीन से रास्ता बना दिया है, खाली ली काट दी है। उस रोड में 2 मोटर पुल हैं, 2 मोटर पुल में एक भी पुल नहीं बने, जिसमें कि कन्नलगढ़ नदी है जो उसमें मोटर पुल का 2 बार टेंडर लग चुका है, दोनों बार इन्होंने कैंसिल कर दिया है। तीसरी बार हम लोग ये एक्शन साहब कपकोट पिटबल्डी को मिल चुके हैं। उनको हमने बोला सर हमारा पुल का टेंडर कर दीजिए। उनने बोला भाई तुम्हारा 9 बिंदु में ऑलमोड़े से वापस आया कागज, तो 9 बिंदु ठीक करके भेजते आपका टेंडर लग जाएगा पुल का। उसके बाद हम जाते हैं तो बोलते हैं 2 बिंदु पर और वापस आ गए। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जेईज कम है और एरिया भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए विभाग को हमेशा दिक्कत तो आती है, लेकिन ये एक बहाना ही होता है। सिर्फ अगर कोई काम करने की मंशा रखे तो वो काम अच्छे से कर पाता है। तो वह उनके एक्सीडेंट्स को भी निर्देशित किया है कार्य। इनका जेईज ए का वेतन भी रोका है। एक जेई की बहुत शिकायत आई है गरुड़ में, तो उनको जेई को तलब भी किया है और उनसे हम जितना भी जो भी छोटी कार्रवाई हो सकती है वो कर रहे हैं। अगर तभी भी इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आता है तो एडवर्स एंट्री के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफिया अपने अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खनन माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। वन विभाग ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जनपद मुख्यमंत्री के गृह जनपद और इस जनपद में अवैध खनन का खेल जोरों पर खेला जाता है। इसी जनपद में हरे भरे वनों को काटकर खनन माफियाओं ने अवैध खनन करके सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान के साथ पर्यावरण के साथ जमकर खिलवाड़ किया है। इस जनपद के काशीपुर ब्लॉक में जल का स्तर गिरता जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। हाल ही में वन विभाग के साथ खनन माफियाओं ने पथराव भी किया, जिस पर वन विभाग की टीम ने रामनगर कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी पूर्व में, जिसमें डीएफओ सर के द्वारा अभी बैठ करके उसके संबंध में अवगत भी कराया गया कि कुछ लोग वहीं आस पड़ोस के हैं जो वन भूमि इसके आसपास कुछ काश्तकारों की भी भूमि है, लेकिन उन्होंने वन भूमि पे कुछ पेड़ और इस तरह की चीज़ों को खेत कोड़ करके और फिर वहाँ पे वो जुताई का काम कर रहे थे। इस संदर्भ में जब वन विभाग के कर्मचारी पहुँचे तो वो भाग गए थे और अभी वर्तमान में वह यथास्थिति बनी हुई है और पुनः वो उसका जो पोजीशन है वन विभाग के पास है। उसी संबंध में अवगत कराया गया था कि सर ये तहरीर वन क्षेत्राधिकारी के माध्यम से आ जाए, तो वो हमें तहरीर आ गई है थाने में और हम उसको लेकर के अभी हमारे चौकी इंचार्ज भी हैं, इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसको हम अमल में लेके आएंगे। द्वारा जो है हमारी जो वन भूमि है उसको ज़बरदस्ती खोदकर उसमें खनिज निकालने के लिए कब्जा करने का प्रयास किया गया था। उसके संबंध में तहरीर दी गई थी, तो तहरीर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना था, तो और जो रेंजर साहब की तरफ से आनी थी, तो रेंजर साहब की तरफ से जो तहरीर गई वो चौकी में न जा करके थाने में चली गई है। तो वो थाने से वापस जा करके चौकी में जा रही है। फिर जो भी उसके आगे उसके बाद कार्रवाई होगी उसमें, क्योंकि बाय नेम हमने लिखा हुआ है तो उम्मीद है जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी, तो जिससे कि और लोगों को भी एक सबक मिलेगा कि इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। पौड़ी पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जुयाल ने जोशीमठ हालातों का जायजा लेने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर जोशीमठ पर उत्पन्न हुए हालातों की जिम्मेदार एनटीपीसी है तो एनटीपीसी को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। वीरेंद्र जुयाल ने कहा कि अगर कोई विकास जनहित का विनाश करे तो ऐसे विकास पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ तक सनातनी धर्म नगरी और इस धर्म नगरी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन के लिए यह त्रासदी बड़ी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी है, क्योंकि जोशीमठ एक शहर नहीं, जोशीमठ एक क्षेत्र नहीं, जोशीमठ सनातनी संस्कृति का भी एक उद्गम और एक परिचायक है। अगर कोई भी विकास का कार्य कहीं पर भी देश भर में अगर वो जन भावनाओं का विनाश करता है, जन जन का विनाश करता है या आबादी का विनाश करता है, जनता का नुकसान होता है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंड ओलंपिक खेल संघ एवं अन्य खेल संघों के साथ बैठक की। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी खेल संघों से राज्य में खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने उत्तराखंड ओलंपिक संघ से अपेक्षा की कि वार्षिक खेल कैलेंडर को खेल विभाग के साथ साझा किया जाए,
ताकि दोनों के बीच आपसी समन्वय बन सके। खेल मंत्री को विभिन्न संघों द्वारा इस दौरान कई सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने इस दौरान राज्य में खिलाड़ियों और खेल संघों का डेटा बैंक बनाने के निर्देश दिए। रेखा आर्य ने कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि कौन से ऐसे संघ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। वहीं बैठक में खेल मंत्री ने काशीपुर खेल स्टेडियम की खराब हालत पर भी नाराजगी जताई है। देखिए, उत्तराखंड जो है वो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा है 2024 में। एक तो 2024 में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है उस निमित्त भी, और इस निमित्त भी किस प्रकार से हमारे प्रदेश में खेल और हमारे खिलाड़ी, उनका भविष्य हम किस प्रकार से और बेहतरीन कर सकते हैं, उसको लेकर उनसे चर्चा, और साथ में किस प्रकार से हम दोनों समन्वय बना के साथ में काम कर सकते हैं, खेल विभाग भी और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उससे जुड़े हुए जो पंजीकृत एसोसिएशन है, किस प्रकार से हमारे बच्चों को जो है बिल्कुल ग्रामीण स्तर से लेकर हमारे बच्चे जो खेल उनके अंदर प्रतिभा है उनको किस प्रकार से हम लोग निखार सकते हैं। तो इस बारे में आज उन सब के जो है विचार लिए गए हैं, सुझाव भी लिए गए हैं। उन्होंने कुछ अपनी आवश्यकताएं खेल विभाग को बताई हैं, जिसमें कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं जो कि बच्चों को मुफ्त में उनको खिलाने का काम, उनको कोचिंग देने का काम, उनको उनकी ट्रैवलिंग का खर्चा इस तरीके से वहन करते हैं, जिसको एसोसिएशन ने विभाग से अपेक्षा करी है कि उसमें उनको मदद मिलनी चाहिए। विभाग ने उसको नोट भी कर लिया है, और कुछ एसोसिएशन का ये कहना है कि उनको बेहतरीन कोच मिल सके। कुछ एसोसिएशन का कहना है कि जो खेल महाकुंभ हो रहा है तो उनकी जानकारी में नहीं है, तो वह भी हम लोगों ने कहा है कि एक दूसरे के साथ में समन्वय हम लोग बनाएंगे। खबर लक्सर से, जहां यूपी के बिजनौर के सहारा में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ एक किशोर लक्सर पहुंचा। लक्सर में किशोर ने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उसका अपहरण कर उसे पंजाब के जालंधर ले गए, जहां उसे बुरी तरह पीटा गया। किसी तरह वो उनकी चुंगल से छूटकर बाहर निकला और ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। किशोर की खोजबीन में जुटे परिजनों ने उससे मिलकर राहत की सांस ली है। युवक ने दावा किया कि वो बीती शाम में नजीबाबाद में कुरान शरीफ की पढ़ाई करके घर वापस लौट रहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया और उसे पंजाब के जालंधर ले गए। जालंधर ले जाकर उसे बुरी तरह से पीटा गया। इधर देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसे काफी खोजने का भी प्रयास किया। तो जब ये असल में मेरे पास से ये वहाँ पढ़ने जाता कुरान शरीफ शाम के टाइम, और शाम के टाइम पढ़ने के बाद में ये वहाँ से पढ़ के नमाज पढ़ के वहाँ से मेरे पास आता, तो ये लौट के नहीं आया। अच्छा। वहीं से फिर पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे पता चला? फिर अब इसी ने फ़ोन करा हमें यहाँ के, मैं लक्सर में हूँ। आपने तलाश वलाश की रात? बहुत तलाश करी हमने, थाने में भी रिपोर्ट एप्लीकेशन दी थी। ऋषिकेश में प्रेस वार्ता के दौरान गंगा क्याग फेस्टिवल एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि 17 से 19 फरवरी को उत्तराखंड के फुलचट्टी गंगा में 11 व 3 दिवसीय गंगा क्वाग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से लगभग 115 प्रतिभागी भाग लेंगे। गंगा नदी में रोमांच दिखाने के एक्सपर्ट पानी में रोमांच दिखाएंगे। सरकार की ओर से भी इस आयोजन में आर्थिक तौर पर 10 लाख रुपए की मदद दी गई है। आयोजक जीतने वाले प्रतिभागियों को लगभग 5 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। सर, इसमें करीब लगभग हर एक कंट्री के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक आ चुके हैं हमारे पास, जैसे रशिया का है, सबसे बड़ा नंबर जो रशिया का है, इसमें हमारे नॉर्वे के हैं, हमारे इंग्लैंड के हैं, बहुत सारे कंट्री से मतलब हमें रिस्पांस आए हुए हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो है रशिया के, इंग्लैंड के, नॉर्वे के लोग आ चुके हैं यहाँ पर। बाकी हमारे इंडियन कायाकर्स के जो भी जितने भी लोग हैं वो भी अभी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। जो यहाँ पर आएंगे तो 120 तक के लोग आएंगे यहाँ पे, जितने भी पार्टिसिपेंट। सरकार की तरफ से कैसे होगा? सर, सरकार की तरफ से बिल्कुल जो ये फेस्टिवल है, ये टूरिज्म, इसको उत्तराखंड टूरिज्म इसको सपोर्ट करती है, और वहाँ से हमें एक फंड जो वो देते हैं वो हर साल हमें देते हैं। छात्र छात्राओं बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश मीणा ने प्रेस वार्ता की और बताया कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा ने नकल विरोधी कानून को छात्र छात्राओं के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर नकल विरोधी कानून के तहत नकल कराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि छात्र छात्राओं पर। और सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, आज उसके विरोध में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे माननीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था कि हम सब जो आज बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम इसके तहत इस बिंदु को
हम अपने पूरे नगर में, पूरे वार्ड में इस बिंदु को उठाएंगे। आज जो हमारा मुख्य प्रेस का जो 4 बिंदु थे, उसमें था कि जो बेरोजगारों के साथ जो हमारे भर्ती घोटाले जो हुए हैं, इस भर्ती घोटाले की जांच जो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जाए। ये हमारी आज कांग्रेसियों की पहली मांग सरकार से है कि आप जो है सिटिंग जज से इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, सिटिंग जज की निगरानी में। इतने दिनों से छात्र बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने किसी भी तरह का उग्र आंदोलन किया हो। और जब वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, और सोचिए कि विपक्ष के नेता और बहुत सीनियर लीडर उनसे मिलने जाते हैं और उन्हीं छात्रों के रूप में उनके बीच में से कुछ लोग अभद्रता करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कोई किसी के दर्द में उसके शामिल होने जाता है तो वो उसका परिवार कभी भी उसके साथ अभद्रता नहीं करता। तो इसलिए हमको पूरी आशंका है कि बीजेपी के असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है, हमारे नेताओं के साथ अभद्रता करने का काम किया और साथ साथ पथराव जैसा कुकृत्य आंदोलन को दबाने का करने का किया है। तो नकल विरोधी जो ये लाए हैं, कानून लाए हैं, वो जो नकल कराने वाले हैं, यदि उन पे मुकदमा दर्ज होता है तो ये नकल की प्रथा खत्म होगी। लेकिन जो छात्रों पे इन्होंने जो छात्र जिनका भविष्य सुनहरा भविष्य होता है, उसको यदि आप 10 साल की सजा का प्रावधान रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनका तो पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। इसलिए नकल विरोधी कानून उनके खिलाफ होना चाहिए जो लोग नकल कराने में मदद करते हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।